अच्छा यार, चलिए जी लेट्स स्टार्ट। अच्छा, तो हमने यही क्वेश्चन जो है वो लास्ट क्लास में अटेम्प्ट किया था, वैंग मैन्युफैक्चरिंग वाला। हमने इसका पार्ट ए कर लिया था, दैट वाज हम्म। मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट्स। और जहां तक मुझे याद है हमारी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन भी आ गई थी। कॉस्ट ऑफ जी सर। प्रोडक्शन थी बेटा हमारी 430,800। 430,800 ये मेरी आई थी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, जो मैंने मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट से निकाली थी। मैंने हम्म। मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट्स बना के कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कैलकुलेट कर ली। अब हम चलते हैं नेक्स्ट स्टेप पे। नेक्स्ट स्टेप बेटा है हमारा इनकम स्टेटमेंट। इनकम स्टेटमेंट हम्म। सेम होती है जैसे हम नॉर्मल सोल ट्रेडर की बनाते हैं, सिमिलरली उसी तरह से आप मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट्स की भी प्रिपेयर करेंगे। बस थोड़ा सा डिफरेंस ये होता है कि हम जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है वो मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट से कैरी फॉरवर्ड करते हैं अपनी इनकम स्टेटमेंट में। ठीक है, हम्म। जैसे हम यहाँ पे देख लेते हैं। यहाँ पे अच्छा एक चीज याद ये रखनी है, अब इनकम स्टेटमेंट में ना, इनकम स्टेटमेंट में हम सिर्फ फिनिश गुड इंक्लूड करेंगे। हम वर्क इन प्रोग्रेस या हम रॉ मटेरियल से रिलेटेड कॉस्ट या रॉ मटेरियल से रिलेटेड इन्वेंट्री वगैरह जो भी है हमारी, हम उसको इंक्लूड नहीं करेंगे, क्योंकि इनकम स्टेटमेंट ठीक बना है। रहे हैं वो हमें प्रॉफिट एंड लॉस के लिए चाहिए। हम ऑलरेडी ये वर्किंग कर चुके हैं रॉ मटेरियल की और वर्क इन प्रोग्रेस की, तो हमें कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन पता चल गई थी। अब मुझे आगे कैलकुलेट करना है और मुझे इनकम स्टेटमेंट बना के देखना है कि मेरा प्रॉफिट या लॉस कितना आ रहा है। ठीक है, सबसे पहले देखते हैं सेल्स का कितनी है हमारी। हमारी सेल्स है बेटा 755,000, यहाँ पे आपको नजर आ रहा होगा। हम्म। 755,000 बेटा हमारी सेल्स है। फिर आगे आ जाती है आपकी इन्वेंट्री, ओपनिंग इन्वेंट्री। लेकिन इन दोनों की इन्वेंट्री नहीं लेंगे क्योंकि ये मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट्स में जा चुकी है। हम सिर्फ फिनिश गुड की हम्म। इन्वेंट्री को कैरी फॉरवर्ड करेंगे। 37,000 हम यहाँ से उठा के वहां पे कॉपी पेस्ट करते हैं। ठीक है, फिर आ जाता है बेटा आपका परचेजेस ऑफ फिनिश गुड, ये जाएगा। परचेजेस ऑफ रॉ मटेरियल नहीं जाएगा क्योंकि वो मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट्स में हम डाल चुके हैं। मैन्युफैक्चरिंग से रिलेटेड जितना भी हमारा था वो सब हम मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट्स में इंक्लूड कर चुके थे और हम अपनी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन निकाल। लेकिन परचेजेस ऑफ फिनिश गुड जाएगा, क्यों? बिकॉज इट्स रिलेटेड टू फिनिश गुड, फिनिश गुड से रिलेटेड है, हम्म। तो हम ऑब्वियसली उसको इनकम स्टेटमेंट में डालेंगे। ठीक है बेटा, यहाँ पर हमारे पास चीजें आ गई हैं। ठीक है, और ये कुछ एडजस्टमेंट्स थी। हमारे पास क्लोजिंग इन्वेंट्रीज है। क्लोजिंग इन्वेंट्री ऑफ फिनिश गुड हमारे पास गिवन है 41,500। फिर आगे उसने यहाँ पे रेंट एंड इंश्योरेंस की वैल्यू भी बताई हुई है। उसने बोला हुआ है कि 50% आप अपोर्शन कर रहे हैं टू फैक्ट्री, तो जाहिर सी बात है जो रिमेनिंग 50% होगा वो आपके ऑफिस के लिए जाएगा। और यहाँ पे लिखा हुआ है, दिया हुआ भी आपको 50% टू एडमिनिस्ट्रेशन। एडमिनिस्ट्रेशन का मतलब है कि 50% आप मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट्स में डालेंगे और 50% जो है बेटा वो आप इनकम स्टेटमेंट में डालेंगे। बिल्डिंग मेंटेनेंस का यहाँ पे आया 31,000 टोटल हमारी बिल्डिंग मेंटेनेंस थी, जिसमें से 25,000 जो है वो हम मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट में इंक्लूड कर चुके हैं। यानी कि जो रिमेनिंग होगा दैट इज 6,000। अब देखो मेरी मेमोरी कितनी अच्छी है, मुझे वैल्यूज याद है। 6,000 हम्म। जो हमारा रिमेनिंग होगा वो हमारी इनकम स्टेटमेंट में जाएगा। फिर आगे वो बोल रहे बेटा सेलिंग एक्सपेंसेस ऑफ 1400 वर प्रीपेड। प्री पेमेंट का मतलब ये है कि हमने एडवांस में पे कर दिए थे, तो ये मेरा एसेट है, ये मेरा अदर रिसीवेबल है। अभी तक मैंने सर्विस अवेल करी नहीं है सेलिंग एक्सपेंसेस की, मगर मैंने एडवांस में पेमेंट कर दी थी, तो ऑब्वियसली हम इसको सब्ट्रैक्ट कर देंगे अपने सेलिंग एक्सपेंसेस में से। हम बोलेंगे क्योंकि भाई इसमें से 1400 का ऐसा अमाउंट था जो मैंने अगले साल का इस साल में पे कर दिया। तो मैंने प्रीपेड एक्सपेंसेस का कॉन्सेप्ट आपको बताया था कि जी बेसिकली सर। होता ये है कि आपने एडवांस में पे कर दिया होता है, ठीक है, जो कि इस साल में इंक्लूड नहीं होगा आपका। सही है जी, ये बात हमें समझ आ गई। अच्छा जी, अब आगे चलता है। ऑफिस, हाँ, क्योंकि ऑफिस से रिलेटेड है तो ये जाएगा। इट्स नॉट रिलेटेड टू फैक्ट्री, ये ऑफिस से रिलेटेड है। ऑफिस फिक्सचर्स एंड फिटिंग कॉस्टिंग $5,000 हैड बीन परचेज्ड बाय चेक, नो एंट्री हैड बीन मेड इन द बुक। वो कह रहे हैं उसने एडिशनल एक ऑफिस फिक्सचर्स ऊपर भी गिवन है, लेकिन एडजस्टमेंट नंबर 6 में वो बोल रहा है कि उसने कुछ एडिशनल ऑफिस फिक्सचर्स एंड फिटिंग भी परचेज किए थे और कोई एंट्री इनकी बुक्स में रिकॉर्ड नहीं की गई। यानी कि ये एरर ऑफ ओमिशन है। एरर ऑफ ओमिशन का मतलब ये होता है कि जब आप कोई भी आप रिकॉर्ड ही नहीं करते, कोई ट्रांजेक्शन आपने रिकॉर्ड ही नहीं की, तो ये एरर ऑफ कंप्लीट ओमिशन है। इसको भी मैं इंक्लूड करूंगा अपनी इनकम स्टेटमेंट में, इसकी डेप्रिसिएशन जाएगी। फिर नीचे ही बेटा वो यहाँ पे इसने मुझे मेथड बता दिया, ऑफिस फिक्सचर्स एंड फिटिंग एट 10% पर एनम यूजिंग स्ट्रेट लाइन मेथड। स्ट्रेट लाइन मेथड पता है आपको, जितनी भी बेटा आपकी कॉस्ट होगी उसके ऊपर हम डेप्रिसिएशन अप्लाई करें। फिर बोल रहे हैं आठवीं एडजस्टमेंट में बेटा वो बोल रहे हैं 3100 वॉज कंसिडर्ड इररिकवरेबल। यानी कि 3100 की ऐसी डेट थी बेटा जो हमें पता है कि यार ये पैसे मुझे रिकवर नहीं होंगे, ये पैसे मुझे वापस नहीं मिलेंगे, तो दीज डेट्स आर इररिकवरेबल। और इसको मैं बेड डेट में इंक्लूड करूंगा। बेड डेट होती है आपकी इररिकवरेबल डेट। द प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट इज टू बी मेंटेन्ड एट 5%।
और प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट को बेटा आप मेंटेन करोगे 5% पे, ठीक है। मैं कैलकुलेट करूंगा और ट्रायल बैलेंस से देखूंगा कि कोई हमारा पुराना प्रोविजन तो नहीं है। अगर कोई पुराना प्रोविजन होगा तो मैं कंपेयर करूंगा वैल्यूज को नए और पुराने की, देखूंगा अगर इंक्रीज इन प्रोविजन हो रहा है तो एक्सपेंसेस में रिकॉर्ड होगा, अगर डिक्रीज इन प्रोविजन हो रहा है तो हमारी इनकम में रिकॉर्ड होगा। अब आगे चलता है, ठीक है। यहाँ पे बेटा वो बोल रहे हैं प्रिपेयर मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट्स फॉर वैंग मैन्युफैक्चरिंग फॉर द ईयर एंडेड 30th अप्रैल 2017। ये हम कर चुके थे, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन हमने निकाल ली थी, 430,800 आई थी। अब हम इनकम स्टेटमेंट बनाते हैं। इनकम स्टेटमेंट कैसे स्टार्ट होगी, मैंने चेक कर लिया, सारी वैल्यूज देख लिया, मुझे याद है कि यार मेरा कोई सेल्स रिटर्न नहीं हो रहा, ठीक है, ना ही परचेज रिटर्न हो रहा है, तो मैं डायरेक्ट यहाँ रेवेन्यू से स्टार्ट करूंगा। रेवेन्यू, रेवेन्यू की वैल्यू कितनी गिवन है बेटा, 755,000। या आपने ऊपर ट्रायल बैलेंस से देख ली होगी 755,000 वहां पे गिवन है। ये इससे फिर हम पहले आगे वाले चलते कॉलम हैं, में नहीं लिखते? वो तब लिखते हैं बेटा जब आपके पास सेल्स रिटर्न हो, बट इस क्वेश्चन में कोई रिटर्न है ही नहीं। कोई रिटर्न आपको नजर आ रही है? देखें कोई रिटर्न आ रहा है आपको नजर? हाँ नहीं है। तो यही फाइनल वैल्यू मेरी हो जाएगी सेल्स की, क्योंकि जब कोई रिटर्न ही नहीं है तो दिस विल बी द फाइनल वैल्यू ऑफ सेल्स। ये देखें यहाँ पे 755,000 दिया, लेकिन यहाँ पे कोई मुझे रिटर्न नजर नहीं आ रहा, कोई सेल्स रिटर्न नहीं हो रहा, कोई परचेज रिटर्न नहीं हो रहा। तो सिंपली मैं क्या करूंगा, मैं बस यहाँ पे सेल्स की वैल्यू लिख दूंगा 755,000। वो इसलिए लिखता था क्योंकि फर्स्ट कॉलम में लिखता था, फिर उसके अंदर से सेल्स रिटर्न में सब्ट्रैक्ट करता था, जो नेट सेल्स आती थी उसको मैं सेकंड कॉलम में लिखता था। बट यहाँ पे हुआ ऐसे रहे कि आपकी नेट सेल्स यही है, जो यही है ना, यही मेरी फाइनल सेल्स की वैल्यू। फिर आगे आ जाता है बेटा आपका कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, इसमें सबसे पहले बेटा आपकी चली जाएगी ओपनिंग इन्वेंट्री, फिर बेटा आपका परचेजेस ऑफ रॉ मटेरियल, सॉरी परचेजेस ऑफ फिनिश गुड जाएगा, क्योंकि फिनिश गुड भी तो और मैंने परचेज किए थे ना। देखो क्वेश्चन पढ़ लिया ना तो मेरे दिमाग में बैठ गई है बात, मुझे याद है कि अच्छा यार ये चीजें एडजस्टमेंट हो रही। परचेजेस ऑफ फिनिश गुड, परचेजेस ऑफ रॉ मटेरियल नहीं जाएगा क्योंकि उसको मैं मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट्स में ऑलरेडी डाल चुका हूं, तो दोबारा नहीं इंक्लूड कर, ठीक है। परचेजेस ऑफ रॉ मटेरियल नहीं, फिनिश गुड्स, ठीक है। और हमारा कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन भी जाएगी जो मैंने मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट से कैलकुलेट की थी। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन भी बेटा मेरी चली गई। ओपनिंग इन्वेंट्री कितनी है बेटा मेरी, 37,000। अच्छा क्लोजिंग इन्वेंट्री उसको भी हम सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं। क्लोजिंग इन्वेंट्री ऑफ फिनिश्ड गुड्स, जो फिनिश गुड की इन्वेंट्री है वो हम सब्ट्रैक्ट कर देंगे। ओपनिंग इन्वेंट्री है बेटा हमारे पास 37,000। परचेजेस ऑफ फिनिश गुड है बेटा हमारे पास 135,000। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन मैंने मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट से कैलकुलेट करी थी 430,800। क्लोजिंग इन्वेंट्री है बेटा हमारे पास 41,500 ऑफ फिनिश गुड। अब इन सबको मैं ऐड करता हूँ और क्लोजिंग इन्वेंट्री सब्ट्रैक्ट करता हूँ। 37,000 प्लस 135,000 प्लस 430,800 माइनस 41,500 हमने किया, तो हमारे पास आंसर आ जाएगा, हमारे पास आंसर आ जाएगा कॉस्ट ऑफ सेल्स 561,300। 561,300, ठीक है। अब 561,300 को मैं सब्ट्रैक्ट करूंगा बेटा हमारी सेल्स से, तो मैंने सब्ट्रैक्ट कर दिया। जब इसको हमने सब्ट्रैक्ट किया तो हमारे पास यहाँ पे आ जाएगा बेटा ग्रॉस प्रॉफिट। ग्रॉस प्रॉफिट आ गया। ग्रॉस प्रॉफिट कितना आएगा बेटा, 755,000 माइनस 561,300 हमने किया तो हमारे पास आएगा 193,700। तो मैं थोड़ा सा सही कर देता हूँ, 193,700 आएगा। 193,700 आ गया आपका ग्रॉस प्रॉफिट। फिर अगली चीज है बेटा हमारे पास
अदर इनकम। अच्छा, अब अदर इनकम में मुझे सबसे पहले चेक कर लेना है कि यार प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट के साथ क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है, क्या एडजस्टमेंट उसके साथ हो रही है, तो हम चेक कर लेते हैं। यहाँ पे मुझे दिया हुआ प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट इज टू बी मेंटेन्ड एट 5%। अब बेटा ये आप मुझे करके बताएंगे, ठीक है। ट्रेड रिसीवेबल्स हैं बेटा मेरे 63,000, मैं यहाँ पे डेटा लिख देता हूँ। ट्रेड रिसीवेबल्स हैं बेटा मेरे 63,100, और बेड डेट बेटा मेरा हो रहा है, जहां तक मेरा अंदाजा है, बेड डेट बेटा मेरा हो रहा है 3100 का, सही है। और न्यू जो मैं मेंटेन कर रहा हूँ, न्यू प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट जो मैं मेंटेन कर रहा हूँ, वो मैं कर रहा हूँ 5% पे। चेक कर लेते हैं एक बार, कंफर्म कर लेते हैं, हाँ 5% पे हम मेंटेन कर रहे हैं। तो 5% पे हम मेंटेन कर रहे हैं न्यू प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट। अब आपने बेटा कैलकुलेट करना ये है कि इंक्रीज इन प्रोविजन हो रहा है या डिक्रीज इन प्रोविजन हो रहा है, जल्दी से करें जी। ठीक है भाई। अब यहाँ पे सिनेरियो ये है कि हमारे पास ट्रेड रिसीवेबल्स हैं 63,100 और बेड डेट हो रहा है इसमें से 3100 का, ये मुझे एडिशनल इंफॉर्मेशन में प्रोवाइड किया गया है। तो हाउ एम आई सपोज टू सॉल्व दिस? मैं इसमें बेटा नेट ट्रेड रिसीवेबल इस तरह से निकालूंगा, 63,100 माइनस 3,100 इज इक्वल्स टू 60,000 आ जाएगा। और ये जो 60,000 आएगा इसके ऊपर मैं 5% निकालूंगा, तो मुझे मेरा पता चल जाएगा न्यू प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट। अब जल्दी से चेक करते हैं कि न्यू प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट हमारा कितना आएगा। सही है, 60,000 का हम ले लेते हैं बेटा 5%, ये आ जाएगा आपके पास 3,000 न्यू प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट। न्यू प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट आ गया हमारे पास 3,000। ओल्ड हमें गिवन है 3,500, ओल्ड हमें गिवन है यहाँ पे 3,500। अब दोनों को सब्ट्रैक्ट करते हैं, दोनों को सब्ट्रैक्ट किया तो मेरे पास जो नेट इम्पैक्ट आया वो है बेटा -500, यानी कि 500 से हमारा डिक्रीज इन प्रोविजन हुआ। और मैंने आपको क्या बताया था, जब बेटा डिक्रीज इन प्रोविजन होता है तो हम इसको अदर इनकम में इंक्लूड करते हैं, जब इंक्रीज इन प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट होता है तो वो मेरे एक्सपेंसेस में रिकॉर्ड होता है। तो सिंपली मैं क्या करूंगा, मैं सिंपली इसको इसी तरह से रिकॉर्ड कर लूंगा। मैं नीचे जाता हूँ इनकम स्टेटमेंट पे, ठीक है, ग्रॉस प्रॉफिट तक हमने कर लिया था। फिर बेटा इसमें मैं अदर इनकम ऐड कर दूंगा, अदर इनकम। अब अदर इनकम में मुझे याद है मेरे पास रेंट रिसीवेबल भी था, ठीक है, मैं आपको दिखा देता हूँ। ये देखिए रेंट रिसीवेबल आपको नजर आ जाएगा, रेंट रिसीवेबल ये रहा 3,300, रेंट रिसीवेबल आपके पास आ गया 33। अच्छा, अकाउंटिंग ऐसे सब्जेक्ट है जब आप इसको जरा तहम्मुल से और बिना टेंशन के करते हो ना तो ये आपसे सॉल्व होता है। जब आप इसमें टेंशन लेते हो ना या घबराते हो कहीं मिस ना हो जाए, कहीं से मसला ना हो जाए, परेशान होते हो, तो कभी भी आप सॉल्व नहीं कर पाते। ये है इस तरह का सब। तो इसको ना बड़े आराम से करना है, बड़े तहम्मुल से करना है, कोई टेंशन नहीं लेनी। यहाँ पे हम लिखते हैं रेंट रिसीवेबल। अब क्यों मुझे वैल्यूज याद रह रही हैं, क्यों मुझे अमाउंट्स याद रह रहे हैं, क्योंकि मैं आराम से कर रहा हूँ, सोच समझ के कर रहा हूँ, तहम्मुल से कर रहा हूँ। हालांकि मैं पढ़ चुका हूँ पहले ही सारा क्वेश्चन, बट क्योंकि मैंने उसको आराम से देखा था, दिमाग में बिठा लिया था, तो मुझे और कोई टेंशन नहीं है। मैं आराम से इसी पे ही फोकस करके मुझे वैल्यूज याद आ रही है। अच्छा सर, एक रेंट रिसीवेबल की वैल्यू थी 3300, वो मैं जल्दी से यहाँ पे लिख, रेंट रिसीवेबल 3300, 3,300 आपका आ गया रेंट रिसीवेबल। फिर बेटा आ जाएगा डिक्रीज इन प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट। डिक्रीज इन प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट बेटा आपके पास आ जाएगा 500, 3,300 प्लस 500 हम कर लेंगे, सही है। और हमारे पास ये आ जाएगा 3,800। अब मैं इन दोनों को ऐड करूंगा तो मुझे टोटल ग्रॉस प्रॉफिट पता चल जाएगा। टोटल ग्रॉस प्रॉफिट हमारे पास बेटा टोटल ग्रॉस प्रॉफिट आ जाएगा 197,500। 197,500 हमारे पास टोटल ग्रॉस प्रॉफिट आ गया। अच्छा, टोटल ग्रॉस प्रॉफिट के बाद अब हम क्या करेंगे, अब हम सारे एक्सपेंसेस सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। एक्सपेंसेस
अब एक्सपेंसेस में देखना ये है कि सबसे पहला एक्सपेंस क्या है, लेकिन मुझे चीजें याद, तो मुझे दिमाग में एडजस्टमेंट्स पता है, मुझे पता है कि अच्छा सर एक एडजस्टमेंट तो आपकी थी बिल्डिंग मेंटेनेंस। बिल्डिंग मेंटेनेंस की क्या एडजस्टमेंट थी कि 31,000 टोटल अमाउंट था, जिसमें से 25,000 हम अपनी फैक्ट्री में इस्तेमाल कर रहे थे और रिमेनिंग जो अमाउंट था वो हमारे ऑफिस से रिलेटेड है। तो 31,000 में से हम 25,000 सब्ट्रैक्ट कर लेंगे, हमारे पास बचेगा बेटा 6,000। तो 6,000 में बिल्डिंग मेंटेनेंस यहाँ पे इंक्लूड कर दूंगा, बिल्डिंग मेंटेनेंस। बिल्डिंग मेंटेनेंस बेटा मेरे पास आ जाएगी 6,000। फिर अगली चीज है बेटा हमारे पास रेंट। रेंट भी मुझे पता था कि मेरे पास टोटल रेंट था 24,000, जिसमें से 50% जाएगा आपके ऑफिस में और 50% जाएगा मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट। 50% में डाल चुका हूं, तो 12,000 जो रिमेनिंग बच गया है रेंट, वो मैं इसमें इंक्लूड कर दूंगा। अच्छा, और इसके बाद मुझे ये भी याद है कि इंश्योरेंस का भी हम 50% ले रहे थे, तो इंश्योरेंस बेटा यहाँ पे चली जाएगी 4,900। फिर हमारे पास है बेटा सेलिंग एक्सपेंसेस। तो मुझे ये भी याद है कि सेलिंग एक्सपेंसेस में हम 1,400 की प्री पेमेंट कर रहे थे। तो सेलिंग एक्सपेंसेस, वैसे हमारे जो सेलिंग एक्सपेंसेस थे उसकी वैल्यू थी 18,500, जो मुझे ऊपर ट्रायल बैलेंस में गिवन है, इसमें से हम 1,400 सब्ट्रैक्ट करते हैं। 18,500 माइनस 1,400, तो बेटा हमारे पास जो रिमेनिंग बचेगा दैट विल बी 17,100। 17,100 हमारे पास रिमेनिंग बच जाएगा। फिर बेटा अगली चीज है हमारे पास, अगली चीज है बेटा हमारे पास बैड डेट 3,100। ये हमें ऊपर एडिशनल इंफॉर्मेशन से पता चल जाएगा। फिर बेटा है हमारे पास डेप्रीसिएशन। डेप्रीसिएशन ऑन ऑफिस फिक्सचर्स एंड फिटिंग। ऑफिस, अच्छा इसकी ना थोड़ी कैलकुलेशन टेक्निकल है, वो आपको देखनी पड़ेगी। फिक्सचर्स एंड फिटिंग FNF लिख देते हैं। इसकी कैलकुलेशन किस तरह से होगी मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पे वो बोल रहे हैं बेटा ऑफिस फिक्सचर्स एंड फिटिंग को हम 10% से डेप्रिशिएट कर रहे हैं, लेकिन हमने 5,000 के ऑफिस फिक्सचर्स एडिशनल परचेज किए थे। तो वैसे मेरे टोटल अमाउंट कितना था जो मुझे ऊपर गिवन होगा, मैं यहाँ से देख लेता हूँ। ऑफिस फिक्सचर्स एंड फिटिंग 18,000। 18,000 में हम बेटा ऐड कर देंगे 5,000। करें जरा, मुझे वैल्यू बताएं। सर 23,000। 23,000, और 23,000 का 10% ले लेंगे। तो ये बेटा हो जाएगा 2,300। 23,000 का 10% ले लिया, तो ये हो जाएगा बेटा 2,300। मैं फिर से रिपीट करता हूँ, 5,000 ऐड इस वजह से कर रहे हैं क्योंकि जो बेटा टोटल अमाउंट था दैट वाज 23,000। ठीक है, 23,000 के ऊपर हम स्ट्रेट लाइन मेथड से डेप्रिसिएशन चार्ज कर रहे हैं। कितनी? 10% की। 10% का अमाउंट हम इसमें से देख लेंगे। 23,000 का 10% होगा बेटा 2,300, और 2,300 मेरी डेप्रिसिएशन चली जाएगी और ऑफिस फिक्सचर्स एंड फिटिंग। तो यहाँ पे मैं बेटा 2,300 इंक्लूड कर दूंगा। 2,300 बेटा मैंने इंक्लूड कर दिया। और हमारे पास क्या है? अदर। और मैं यहाँ ऊपर से चेक कर लेता हूँ कि क्या क्या रह गया, रिमेनिंग क्या है। अच्छा, ऑफिस से रिलेटेड और हमारे पास क्या क्या रह गया है? एक तो हमारे पास सेलिंग एक्सपेंसेस है, वो मैंने डाल दिया। अदर ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस रहते हैं, सही है। अदर ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस के बाद हमारे पास एडमिनिस्ट्रेशन सैलरीज रहती हैं। एडमिनिस्ट्रेशन सैलरीज ये रही, ये देखें 71,400। दो चीजें रह गई हैं, अदर ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस और एडमिनिस्ट्रेशन सैलरीज। 32,300 और 71,400। ये बस इस वैल्यूज को मैं एज इट इज कॉपी पेस्ट कर दूंगा। ठीक है बेटा। जी सर।
अच्छा सर क्या क्या रह गया हमारे पास? एक तो हमारे पास रह गया अदर ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस 32,300, अदर ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, अदर ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस कितने हैं हमारे? 32,300। एक ये हो गए। फिर अगली चीज है बेटा मेरे पास, अगली चीज है बेटा मेरे पास एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंसेस। एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंसेस हैं बेटा की एडमिनिस्ट्रेशन सैलरीज हैं, दैट इज 71,400, 71,400। अब इन सबको ऐड करें बेटा, सारे एक्सपेंसेस ऐड करें और मुझे टोटल बताएं। 6,000 जी plus 12,000 plus 4,900 plus 17,100 plus 3,100 plus 2,300 plus 32,300 plus 71,400। सर 1,49,100। 1,49,100 ये हमारे पास आ गई टोटल एक्सपेंसेस की वैल्यू। अब मुझे कुछ भी नहीं करना, मेरे पास जो ग्रॉस प्रॉफिट था, जो टोटल ग्रॉस प्रॉफिट आया था जिसमें मैंने अदर इनकम्स ऐड कर दी थी, और इसको मैं सब्ट्रैक्ट कर दूंगा। जब बेटा मैं सब्ट्रैक्ट कर दूंगा ना तो मुझे एक फाइनल वैल्यू पता चल जाएगी और उस वैल्यू को हम बोलेंगे नेट प्रॉफिट। अब इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करते हैं, किसको और किसको सब्ट्रैक्ट करना है? 197,500 सर माइनस 149,100, 48,400, 48,400। 48,400 आ गया हमारे पास फाइनल आंसर। मैं फिर से रिपीट कर देता हूँ, हमने क्या पूरा प्रोसीजर किया। सबसे पहला हमारा टास्क था मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट प्रिपेयर करना, लेकिन ये किस बिजनेस के लिए हम प्रिपेयर करेंगे? सिर्फ उसी बिजनेस के लिए जो मैन्युफैक्चरिंग है। ठीक है, यानी कि आप ऐसे नहीं करोगे कि आप बोलेंगे सर अगर कोई सोल ट्रेडर है तो उसके लिए भी क्या मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट्स बनाएंगे? नहीं, उसके लिए मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट्स नहीं बनेगा, बिकॉज ही इज अ सोल ट्रेडर। ये सिर्फ मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस के लिए बनता है जो मैन्युफैक्चर करता है और बेचता भी है। ठीक है, तो मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट्स हमने उसके लिए बनाया, उसके लिए प्रिपेयर किया, उससे हमें मिल गई कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। 430,800 हमारी आ गई कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। अब उस कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन को बेटा मैं कैरी फॉरवर्ड करूंगा अपनी इनकम स्टेटमेंट। पहला हमारा टास्क होगा बेटा रेवेन्यू। रेवेन्यू कितना है? 755,000। फिर आ जाएगा बेटा आपका कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड में सबसे पहले जाएगा बेटा ओपनिंग इन्वेंट्री, ऐड परचेजेस ऑफ फिनिश गुड, ऐड कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, माइनस क्लोजिंग इन्वेंट्री ऑफ फिनिश गुड। ओपनिंग इन्वेंट्री, ऐड परचेजेस ऑफ फिनिश गुड, एट कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन माइनस क्लोजिंग इन्वेंट्री ऑफ फिनिश गुड। तो हमारे पास कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन आ गई, कॉस्ट ऑफ सेल्स आ गई 561,300। अच्छा मैं फिर से एक चीज रिपीट कर दूं, इनकम स्टेटमेंट में सिर्फ और सिर्फ आप वही उन्हीं वैल्यूज को इंक्लूड करोगे जो ऑफिस से रिलेटेड होगी। फैक्ट्री से रिलेटेड एक्सपेंसेस या रॉ मटेरियल से रिलेटेड जितनी भी आपकी कॉस्ट है उनको हम इनकम स्टेटमेंट में नहीं इंक्लूड करते, क्योंकि वो आपके मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट्स में जाते हैं और वो ऑलरेडी जा चुके थे। कल हमने एक क्वेश्चन किया था, उस समय आपको समझ आ गया होगा। ठीक है बेटा, यहाँ पे आपके पास आ गया ग्रॉस प्रॉफिट 193,700। अब इन दोनों को बेटा आप सब्ट्रैक्ट कर देना, 755,000 माइनस 561,300, तो ग्रॉस प्रॉफिट आपके पास आ गया 193,700। फिर ग्रॉस प्रॉफिट के बाद बेटा हमने अदर इनकम्स ऐड करनी है। अदर इनकम्स में क्या क्या जाएगा? सबसे पहले तो रेंट रिसीवेबल और फिर डिक्रीज इन प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट। इन दोनों को ऐड किया तो आपके पास आ गया 3,800। 3,800 और ऊपर वाले जो ग्रॉस प्रॉफिट है दोनों को आपने ऐड करना है। टोटल ग्रॉस प्रॉफिट आपके पास आएगा 197,500। फिर हमने क्या करना है? फिर बेटा हमने एक्सपेंसेस को सब्ट्रैक्ट करना है। एक्सपेंसेस को सब्ट्रैक्ट कर देंगे। अब वैसी बात है, पहले टोटल एक्सपेंसेस कैलकुलेट करने पड़ेंगे। तो जैसे मैं आपको तरीका बताता हूँ वैसे ही किया करें। सबसे पहले जो एडजस्टमेंट्स है उनको सॉल्व कर लें, बेहतर है आपके लिए। बिल्डिंग मेंटेनेंस है, मुझे याद था, मैंने कहा यार 31,000 का टोटल बिल्डिंग मेंटेनेंस है, जिसमें से मुझे ये पता है कि 25,000 हमारे मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट्स में जाएगा, तो 31,000 माइनस 25,000 आपने किया, आपके पास बचा 6,000। 6,000 आप कैरी फॉरवर्ड करोगे अपनी इनकम स्टेटमेंट में। फिर आपके पास बेटा रेंट है। रेंट उसने बोला था कि 24,000 है, लेकिन इसमें से सिर्फ 50% आपकी इनकम स्टेटमेंट में जाएगा, क्योंकि 50% मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट्स में जा रहा है। तो रेंट आपके पास बेटा चला गया 12,000। फिर है बेटा इंश्योरेंस।
इंश्योरेंस आपके पास है 4900, फिर है बेटा सेलिंग एक्सपेंसेस में से जो प्री पेमेंट है मैं उसको सब्ट्रैक्ट कर दूंगा। फिर है बेटा बेड डेट आपके पास है 3100, वो भी हम इसमें एक्सपेंसेस में ऐड कर देंगे। डेप्रिसिएशन ऑन ऑफिस फिक्सचर्स एंड फिटिंग, अब इसमें बच्चे अक्सर गलती करते हैं, एडजस्टमेंट देखते नहीं है, बस डायरेक्ट स्ट्रेट लाइन मेथड अप्लाई कर देते हैं। भाई एडजस्टमेंट भी तो पढ़ो ना, एडजस्टमेंट वो कह रहा है $5000 के उसने एडिशनल ऑफिस फिक्सचर्स एंड फिटिंग परचेज किया, तो जो टोटल वैल्यू थी उसमें मैं 5000 ऐड करूंगा, तो आप मेरे ख्याल से आपके पास आ रहा होगा 23000। तो 23000 का हम 10% ले लेंगे। जब भी आप 10% लेते हैं 1% कम, 10 कम हो जाएगा। तो 23000 का हमने 10% लिया, हमारे पास 2300 आ गया। दिस इज बेसिक रूल ऑफ मैथ्स। अदर ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस में बेटा आपके पास है 32300, फिर है आपके पास एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंसेस 71400। इन सबको आप ऐड कर दोगे, टोटल एक्सपेंसेस आपके पास आ जाएंगे 149100। आप टोटल ग्रॉस प्रॉफिट में से टोटल एक्सपेंसेस को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आपके पास आ जाएगा बेटा नेट प्रॉफिट, दैट विल बी 48400, और ये आपका जो है फाइनल नेट प्रॉफिट, ये आपका है प्रॉफिट फॉर द ईयर। अब इसको ऐसे ही छोड़ना, अब इस नेट प्रॉफिट को मैं आगे कैरी फॉरवर्ड करूंगा और स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन में ये कैपिटल वाले सेक्शन में जाएगा। अभी हम इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में प्रैक्टिस करेंगे स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन। उसमें होता ऐसे है कि आप क्या करते हो, एसेट्स, लायबिलिटीज, कैपिटल और जो है वो सारी चीजें इंक्लूड करते हो, और उसके बाद आप एक स्टेटमेंट बनाते हो। वो स्टेटमेंट जब प्रिपेयर हो जाती है उसको चेक करने का एक तरीका भी होता है, मैं आपको बता देता हूँ। स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन हम ऐसे चेक करते हैं, कैपिटल इज इक्वल टू एसेट्स माइनस लायबिलिटी, यानी कि जो टोटल कैपिटल की वैल्यू आ रही होगी ना, उन दोनों के डिफरेंस के बराबर होनी चाहिए। एसेट्स और लायबिलिटीज के डिफरेंस के बराबर होनी चाहिए आपकी कैपिटल की वैल्यू। अगर बराबर आ रही होगी इसका मतलब आपने स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन सही बनाई। अगर बराबर नहीं आ रही होगी इसका मतलब हमने गलत बनाई। वो इंशाल्लाह जब हम नेक्स्ट क्लास में प्रैक्टिस करेंगे आपको समझ में आ जाएगी। कोई क्वेश्चन बेटा, कोई क्वेरी, कुछ पूछना है? नहीं सर, सब क्लियर है।